हिंदी। थंडर पूल के पानी का नया उपयोग। और उस इंसान में भी कुछ गड़बड़ थी। क्यूरेविक ने अजाक्स के बारे में सोचा और ये शब्द कहे। लेकिन हॉक जनजाति तक पहुंचने से पहले वह स्नो के वंश को बेहतर बनाने का कोई रास्ता नहीं खोज पाया और उसने बस अपना सिर हिला दिया और प्रतियोगिता जीतने का मामला स्वर्ग पर छोड़ दिया। अपने घर में प्रवेश करने के बाद वह 2 दिन बाद होने वाली प्रतियोगिता के बारे में कहना चाहते थे। हालांकि उसने क्राइल को अजाक्स के कमरे की ओर जाते देखा और उसने उससे कहा कि वह अपने कमरे में जाने से पहले प्रतियोगिता के बारे में अपनी बातें अजाक्स को बता दे। क्राइव ने अपने कबीले के नेता की ओर सिर हिलाया और अजाक्स के कमरे की ओर चल पड़ा। दस्तक दस्तक। कमरे में अजाक्स ने दस्तक की आवाज सुनी और उसे खोल दिया। सर अजाक्स, आपने जो चीजें पूछी हैं वे इन स्पेस रिंग्स में हैं। मैंने इन सामग्रियों की पूरी सूची खंगाली और प्रत्येक जड़ी बूटी की 300-300 मात्रा खोजने में कामयाब रहा, क्राइव ने थके हुए भाव के साथ कहा। हालांकि वह बिल्कुल भी थका हुआ नहीं था और उसने सिर्फ ये संकेत दिया कि उसने बहुत मेहनत की है। कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद क्रेल्व। अजाक्स ने विनम्रता से क्रेल्व को उसकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यद्यपि क्राइल हॉक जनजाति और सामान्य क्षेत्र के बुजुर्गों में से एक था, फिर भी अजाक्स ने क्राइल के अनुरोध पर उसे उसके नाम से पुकारा। ठीक है सर अजाक्स, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। क्राइलू जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अचानक वह रुक गया जब उसे क्यूरेविक के शब्द याद आ गए। वैसे सर अजाक्स, जनजाति के नेता क्यूरेविक ने कहा, प्रतियोगिता 2 में होगी और प्रतियोगिता से पहले आपको और स्नो को पर्याप्त आराम करने के लिए कहा है। उन्होंने आगे बढ़ने से पहले अजाक्स से वही कहा जो एल्डर क्यूरेविक ने उनसे कहने के लिए कहा था। अजाक्स ने बस अपना सिर हिलाया और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद उन्होंने स्पेस रिंग में सामग्री की जांच की जो उसमें अलग से रखी गई थी। अब कीमिया पागल मिशन के लिए कुछ रैंक 1 गोलियों को परिष्कृत करने का समय है, अजाक्स ने मन ही मन सोचा। लेकिन जब उसने स्नो को देखा जो उसके बगल में एक घोंसले जैसे बिस्तर में आराम से सो रहा था, तो उसने महसूस किया कि उसे 2 दिनों में प्रतियोगिता के लिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद उसे 2 विकल्प सूझे। एक तो उसे थंडर पूल का पानी पीने देना था और दूसरा लॉटरी का उपयोग करके कुछ ऐसी वस्तु निकालना था जो स्नो को अपनी ताकत बढ़ाने में मदद करेगी। उन्होंने लॉटरी में एक निःशुल्क प्रयास का पुरस्कार जीता है जो नेक्रोस को एलिमेंटल स्पिरिट कमांडर क्षेत्र में अपग्रेड करने से प्राप्त हुआ है, जिसका उन्होंने उपयोग नहीं किया तथा इसे बचाकर रखा है ताकि जब उनके पास लॉटरी में और अधिक निःशुल्क प्रयास हों तब वे इसका उपयोग कर सकें। स्थिति के कारण अंततः उन्होंने लॉटरी से एक वस्तु निकालने के लिए अपने निःशुल्क प्रयास का उपयोग करने का निर्णय लिया। हालांकि लॉटरी थंडर पूल के पानी की तरह विश्वसनीय नहीं है, जो कोई भी यादृच्छिक वस्तु दे सकता है। अजाक्स ने लॉटरी का उपयोग करने के लिए अपने उपलब्ध प्रयास का उपयोग करने से पहले कुछ समय तक सोचा। सिस्टम, मेरे निःशुल्क प्रयास का उपयोग करते हुए कृपया एक ऐसी वस्तु निकालें जो वर्तमान स्थिति के लिए उपयोगी हो। अजाक्स ने सिस्टम से प्रार्थना की क्योंकि उसने लॉटरी से एक वस्तु निकालने के लिए अपने उपलब्ध निःशुल्क प्रयास का उपयोग करने के लिए कहा था। डिंग, लॉटरी सुविधा से आइटम यादृच्छिक रूप से निकाला जाएगा और कोई नहीं जानता कि इसमें से कौन सी वस्तु निकाली जाएगी। डिंग, क्या मेजबान अब भी लॉटरी के लिए कोई वस्तु निकालने का प्रयास करना चाहता है? हाँ, अजाक्स ने निराशापूर्वक उस वस्तु को निकालने के लिए अपने उपलब्ध प्रयास का उपयोग करना स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह बस एक बार कोशिश करना चाहता था। मैं भविष्य में उस निःशुल्क प्रयास का उपयोग करूंगा, तो क्यों ना मैं अभी प्रयास करूं? यह विचार अजाक्स के मन में आया जब उसने उपलब्ध निःशुल्क प्रयास का उपयोग करने का निर्णय लिया। डिंग, उपलब्ध प्रयासों में से एक प्रयास ही सफल हुआ। शेष प्रयासों की संख्या कोई नहीं। डिंग, लॉटरी सुविधा के लिए एक यादृच्छिक आइटम ड्राइंग, कृपया प्रतीक्षा करें। डिंग, लॉटरी से रैंक 3 स्पिरिट बीस्ट का सार रत्न निकालने के लिए मेजबान को बधाई। केवल एक रैंक 3 आत्मा जानवर सारमणि। अजाक्स तुरंत निराश हो गया जब उसने इनाम देखा। हालांकि इनाम बुरा नहीं था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे स्नो को अपनी ताकत या वंश बढ़ाने में मदद मिलती। अजाक्स ने अपने हाथ में सार रत्न को देखकर आह भरी। सिस्टम, क्या मैं सार रत्न को कुचलकर उसे थंडर पूल के पानी में मिला सकता हूं और फिर स्नो को मिश्रण का सेवन करने दूं? क्या सार रत्न में कोई दुष्प्रभाव या ऊर्जा की हानि होगी? अजाक्स को अचानक थंडर पूल के पानी को रैंक 3 स्पिरिट बीस्ट के कुचले हुए सार रत्न के साथ मिलाने का विचार सूझा। डिंग, मेजबान को सार रत्न को कुचलने की जरूरत नहीं है। बस सार रत्न को थंडर पूल के पानी में डालें और कुछ पलों के लिए उसे भीगने दें। डिंग, इससे सार रत्न की कोई ऊर्जा बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि थंडर पूल का पानी सार रत्न से प्रकृति के सार को अवशोषित करता है और उस मिश्रित पानी को पीने से पत्थर को कुचलने की तुलना में बेहतर प्रभाव होगा। तो आप कभी कभी जवाब दे सकते हैं। अजाक्स खुश था क्योंकि उसने थंडर पूल के पानी का उपयोग करने की एक नई विधि जानने में उसकी मदद की थी। उसने थंडर पूल का पानी इन्वेंट्री से निकाला और कमरे में रखे एक कटोरे में डाल दिया। इसके बाद उसने सारमणि को उस कटोरे में रख दिया। जैसे ही उन्होंने सार रत्न को कटोरे में रखा, वह बिना किसी निशान के पूरी तरह से घुलने से पहले पाउडर में बदल गया।
थंडर पूल के पानी में चमकती हुई रोशनी दिखने में बस कुछ ही क्षण लगे और उसने उसमें से ऊर्जा का एक समृद्ध सार महसूस किया। स्नो, इधर आओ, अजाक्स ने स्नो के सिर पर हल्के से थपथपाकर उसे जगाया। लो, इसे पी लो, क्योंकि उसे पता था कि अजाक्स उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने चमकते पानी को पूरी तरह से पी लिया और फिर वापस सोने चला गया। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं स्नो, अजाक्स ने अपने मिशन कीमिया पागल पर वापस आने से पहले घोंसले जैसे बिस्तर में सो रही स्नो को देखा। रैंक 1 गोलियों का निरंतर शोधन। अजाक्स कमरे के एक कोने में आया और सावधानीपूर्वक 3 सामग्रियां निकाली, अर्थात रूबी घास, लेक मॉस और एलिफेंट क्लेरी। ये तत्व मौलिक तत्व हैं और इन्हें पंचतत्व जगत में कहीं भी नहीं पाया जा सकता, जो अपनी समृद्ध प्रकृति के लिए जाना जाता है। यही कारण था कि क्राइव ने हॉक जनजाति के सामग्री भंडारण की खोज करके उनमें से बहुत सारे को तुरंत ढूंढ लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के आसानी से दे दिया। जल्द ही अजाक्स ने प्रत्येक सामग्री की 10-10 गोलियां लीं और उन्हें क्रम से अलग अलग अपने सामने रख दिया। उन्होंने जल्दी से जड़ी बूटियों के 10 सेट व्यवस्थित किए और शोधन कार्य शुरू कर दिया। इस बार शोधन के लिए उन्होंने निम्न स्तरीय नश्वर ग्रेड कड़ाही का उपयोग नहीं किया, बल्कि एक नई तकनीक का उपयोग किया जो उन्हें सिस्टम मिशन से मिली थी। ये सही है, बेसिक फायर रिफाइनिंग तकनीक का उपयोग करते समय किसी कड़ाई की आवश्यकता नहीं थी। जब अजाक्स ने शोधन तकनीक का विवरण पढ़ा तो वह हैरान हो गया कि कोई बिना कड़ाई के गोलियों को कैसे परिष्कृत कर सकता है। हालांकि जब शोधन तकनीक का ज्ञान प्रणाली द्वारा उनके दिमाग में डाला गया तो उनके दिमाग में कुछ अनोखे सिद्धांत उभर कर आए। अग्नि न केवल एक तत्व है बल्कि एक हथियार है। अग्नि न केवल एक हथियार है बल्कि एक माध्यम भी है। अग्नि न केवल एक माध्यम है बल्कि अंधकार में प्रकाश है। अग्नि न केवल अंधकार में प्रकाश है बल्कि स्वयं एक रहस्य है। रहस्य को उजागर करने से आप स्वयं को प्रकट कर पाते हैं। इन पंक्तियों ने उन्हें आग के रहस्य के बारे में बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। आग के बारे में प्राप्त नए गहन ज्ञान के साथ अजाक्स ने सोचा कि वह अपनी सफलता दर को 50% से बढ़ाकर उससे भी अधिक कर सकता है। अजाक्स ने मूल अग्नि शोधन तकनीक से प्राप्त पंक्तियों को दोहराया और प्रकृति के अपने सार्वभौमिक सार से एक कड़ाई के आकार में अग्नि का निर्माण किया, जो बहुत स्थिर नहीं थी। कुछ समय बाद वह अंततः कड़ाई के आकार की आग बनाने में सफल हो गया। उसने आग की कड़ाई का नियंत्रण एक हाथ में ले लिया और किसी तरह दूसरे हाथ को भी छुड़ाने में सफल रहा। वह यहीं नहीं रुका और धीरे धीरे उसने अपने खाली हाथ से सामग्री का एक सेट पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। जैसे ही वह सामग्री को अग्नि के बर्तन में डालने वाला था, स्थिर अग्नि अस्थिर हो गई और बर्तन का आकार बदल गया। जैसे ही उसने अपना ध्यान अपने एक हाथ में जलती अस्थिर आग की ओर लगाया, उसके दूसरे हाथ में रखी सामग्री पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई। अरे, अजाक्स ने फिर से बात जारी रखने से पहले खुद को डांटा। इस बार वह पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से आग पर काबू पाने में सफल रहे और एक हाथ को मुक्त कराने में सफल रहे। अपने मुक्त हाथ से उन्होंने प्रकृति के सार्वभौमिक सार से एक और अग्नि उत्पन्न करके अवयवों के एक समूह को परिष्कृत करने में कामयाबी हासिल की। जैसे कि उसने सोचा कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, हाथी क्लेरी का शोधन विफल हो गया, जिससे उसके दूसरे हाथ में स्थिर अग्नि अस्थिर हो गई। लानत है, अजाक्स चिल्लाया, लेकिन उसने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया और प्रक्रिया जारी रखी। हर बार जब वह किसी सामग्री को परिष्कृत करता तो असफल हो जाता। फिर भी वह शोधन में अपनी हर असफलता से कुछ न कुछ सीखने में सफल रहे। टिंग, हे भगवान, इन गोलियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर दो। जब उसने अग्नि के बर्तन से यह आवाज सुनी तो उसने एक विचार के साथ अग्नि के बर्तन को खोलने से पहले भगवान से प्रार्थना की। हा 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 हा। 11वीं बार शोधन करने के बाद उन्होंने अंततः अपनी सामग्री के पहले सेट को परिष्कृत कर लिया, जिससे उन्होंने राहत की सांस ली और सफल शोधन पर अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए कुछ देर तक हंसे। रैंक 1 स्तर की ब्रेकिंग गोलियों का शोधन जारी रखने से पहले उन्होंने थोड़ी देर आराम किया। यद्यपि स्तर तोड़ने वाली गोलियां अजाक्स के लिए उतनी उपयोगी नहीं थीं, फिर भी वह प्रत्येक गोली से प्रकृति का कुछ सार प्राप्त करने के लिए इसका सेवन कर सकता है। ये सही है, वह न केवल दूसरों को मारकर प्रकृति का सार प्राप्त कर सकता है, बल्कि साधना पर केंद्रित एक विशिष्ट प्रकार की गोलियों का सेवन करके भी वह ऐसा कर सकता है। जब उन्होंने 12वीं बार शोधन शुरू किया तो वे शोधन के महत्वपूर्ण मोड़ पर असफल हो गए, लेकिन इससे वे शोधन का एक और दौर शुरू करने से नहीं रोक सके। आश्चर्य की बात यह रही कि वह 13वीं बार भी असफल रहा, जिससे उसे कुछ दुख हुआ। शोधन का अगला दौर शुरू करने से पहले उन्होंने आराम करने के लिए थोड़ा ब्रेक लिया। जब वह लगातार 2 बार असफल हुए, तो 14वीं बार जब उन्होंने प्रयास किया तो अजाक्स निराश हो गया। लेकिन जल्द ही, जब वह शोधन सफल हो गया, तो उसका उदास मन प्रसन्नता में बदल गया। उसी प्रवाह के साथ उन्होंने अपना शोधन तब तक जारी रखा जब तक कि उनकी प्रकृति का सार पूरी तरह समाप्त नहीं हो गया। डिंग, मेजबान की आत्मिक चेतना प्रकृति के सार की 50 इकाइयों से कम है। डिंग, सिस्टम होस्ट को सुझाव देता है कि वह अपना शोधन कार्य शुरू करने से पहले थोड़ा आराम कर ले।
डिंग, मेजबान प्रकृति के सार की इकाइयों की संख्या बढ़ाने के लिए परिष्कृत की गई गोलियों का सेवन कर सकता है। डिंग, फिर भी गोलियों के अगले शोधन से पहले मेजबान को कुछ आराम की आवश्यकता होती है। जब उसने अपने सिर में लगातार सिस्टम नोटिफिकेशन सुनी, तो अजाक्स ने जल्दी से अपनी आत्मा चेतना की जांच की। डिंग, आत्मा चेतना 20 इकाइयां 6200 इकाइयां 200 इकाइयों की क्षमता वर्तमान में बंद है। मेजबान को बंद आत्मा चेतना क्षमता को अनलॉक करने और आत्मा साधना तकनीक से निष्क्रिय वृद्धि को बढ़ाने के लिए अपनी पहली आधिकारिक आत्मा को अनुबंधित करने की आवश्यकता होती है। अजाक्स को तब आश्चर्य हुआ जब उसने अपनी आत्मिक चेतना में प्रकृति के सार की अपनी वर्तमान इकाइयों को देखा, क्योंकि उसने यह नहीं सोचा था कि वास्तविक कढ़ाई का उपयोग करके परिष्कृत करने की नियमित प्रक्रिया की तुलना में रैंक 1 की गोलियों का शोधन बहुत अधिक समय लेने वाला होगा। लेकिन अजाक्स को इस उपभोग से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह अपने द्वारा परिष्कृत किए गए स्तर तोड़ गोलियों का सेवन करके प्रकृति के सार की इकाइयों की संख्या बढ़ा सकता था। सिस्टम, गोलियों को परिष्कृत करने के बाद से कितना समय बीत चुका है? अजाक्स गोलियों के शोधन में डूबा हुआ था, जिसके कारण वह समय के प्रवाह को भूल गया। इसलिए उन्होंने सिस्टम से समय के बारे में पूछा। डिंग, मेजबान ने कुल 8 घंटे तक शोधन किया, जिसमें कुल 152 बार शोधन किया गया। क्या मैं 8 घंटे तक शोधन में डूबा रहा? अजाक्स को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगा कि 8 घंटे बीत चुके हैं। लेकिन जल्द ही वह खुश हो गए जब उन्होंने सिस्टम नोटिफिकेशन का उत्तरार्ध पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने कुल 152 बार रिफाइन किया है। मुझे आश्चर्य है कि मैंने कितनी बार सफलतापूर्वक शोधन किया है। अजाक्स ने उम्मीद से सिस्टम से पूछा, सिस्टम, कृपया गोलियों के शोधन की कुल संख्या से सफल शोधन और असफलताओं को अलग करें। रावेत, मुझे आश्चर्य है कि मैंने कितनी बार सफलतापूर्वक शोधन किया है। अजाक्स ने उम्मीद से सिस्टम से पूछा, सिस्टम, कृपया गोलियों के शोधन की कुल संख्या से सफलता और असफलताओं को अलग करें। डिंग, कुल शोधन संख्या 152, सफल परिशोधन 66, असफल शोधन 86। वाह, यह अपेक्षा से भी अधिक है। अजाक्स खुशी से 7वें आसमान पर था जब उसने परिशोधनों की विस्तृत जानकारी देखी। सारा श्रेय बुनियादी अग्निशोधन तकनीक को जाता है। इसके बिना मुझे आश्चर्य है कि मैंने कितने सफल शोधन किए होंगे, अजाक्स ने मन ही मन सोचा और बुनियादी अग्निशोधन तकनीक की प्रशंसा की। केवल 50% सफलता दर के साथ मैं इतने सफल शोधन कर सकता हूं, फिर क्या होगा यदि इसे 70 या 80 या 100% तक बढ़ा दिया जाए? अजाक्स ने महसूस किया कि उसे बुनियादी अग्निशोधन तकनीक को उन्नत करना चाहिए, ताकि ये देखा जा सके कि इसकी सफलता दर बढ़ सकती है या नहीं। सिस्टम, मुझे दिखाओ। अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। चूंकि वह लगातार 8 घंटे तक शोध कार्य करने के कारण बहुत थक गया था, इसलिए गहरी नींद में सो गया। प्रकृति के प्रभाव से उसका पूरा शरीर, मन सहित पूरी तरह थक गया और अनजाने में ही बेहोश हो गया। अल्पविराम, जनजाति के नेता क्यूरेविक के घर के एक कमरे में। मुझे पता है, यह मानव कोई औसत मानव नहीं है, केवल स्तर 2 कमांडर दायरे की ताकत के साथ, वह बिना किसी ब्रेक के लगभग 8 घंटे तक रैंक की गोलियों को परिष्कृत कर सकता है, क्यूरेविक ने अपने कमरे में बैठे हुए कहा। अपनी आत्मिक चेतना से वह समय समय पर अजाक्स पर नजर रखता था। हर बार जब वह अजाक्स को देखता तो उसे झटका लगता। रैंक 3 के कीमियागर के रूप में, वह जानता है कि बिना किसी आराम के लगातार गोलियों को परिष्कृत करना कैसा लगता है। लेकिन उन्होंने देखा कि अजाक्स ने 8 घंटे तक एक भी ब्रेक नहीं लिया और लगातार गोलियों को परिष्कृत करता रहा। हालांकि रैंक 1 स्तर की ब्रेकिंग गोलियों को परिष्कृत करने में कुछ भी महान नहीं है। बिना किसी उचित आराम के कई घंटों तक परिष्कृत करना केवल शीर्ष रैंक 3 कीमियागर या सामान्य क्षेत्र के साधकों के लिए ही संभव है। क्यूरेविक ने अजाक्स का मूल्यांकन एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में किया जो एक कीमियागर बनने के लिए पैदा हुआ था। उसने इतने लंबे समय तक अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए प्रकृति का कितना सार संग्रहित किया था। क्यूरेविक ने अजाक्स से कुछ लगातार झटके प्राप्त करने के बाद उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। जैसे ही वह अजाक्स के कमरे से अपनी आत्मा की भावना को वापस लेने वाला था, उसने अपने कमरे में परिचित ऊर्जा महसूस की। क्या वह अंदर घुसने वाला है? उसने तुरंत अपनी आत्मिक इंद्रिय को परिचित ऊर्जा की दिशा में देखने के लिए प्रेरित किया और स्नो को देखा, जो अपने शरीर से ऊर्जा में उतार चढ़ाव दे रही थी। क्यूरेविक ने कुछ देर तक इसका अवलोकन किया, उसके बाद उसने अपनी आत्मा को वापस अपने शरीर में वापस ले लिया। हालांकि इसकी वंश रेखा में वृद्धि नहीं हो सकती है, लेकिन इसकी ताकत निश्चित रूप से मध्य स्तर रैंक 3 से लेकर अंतिम स्तर रैंक 3 तक सुधरेगी, जिससे प्रतियोगिता में इसके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। क्यूरेविक ने स्नो की ताकत में हुए छोटे सुधार पर अपना सिर हिलाया। ज्वालामुखी क्षेत्र में रावेत, अपने वंश की शुद्धता को कम से कम 55% तक बढ़ाना सुनिश्चित करो। काले वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति ने लावा में एक आकृति को देखा और कहा। लावा में जो आकृति थी वह एक युवक की तरह लग रही थी जिसके पीठ के पीछे कौवे के पंख लगे हुए थे। उसके शरीर पर कई निशान थे, जो दर्शाते हैं कि उसने कई लड़ाइयां लड़ी थीं।
यहाँ तक कि एक लड़ाई के एक निशान को भी गिनकर कहा जा सकता है कि उन्होंने 1000 से अधिक लड़ाइयाँ लड़ी। जब उसने अपने कबीले के नेता की बातें सुनी तो रावेत ने अपनी आंखें खोली, जो एक पल के लिए आग की तरह चमक उठी। फिलहाल मेरे पास शुद्ध 3 पैरों वाले अग्नि कौवे की 53% रक्त रेखा है, लेकिन मैं 2 दिवसीय जनजाति नेता में 55% के आंकड़े तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जब भी तुम्हें मौका मिले दोनों जनजातियों के अन्य प्रतिभागियों का भी ध्यान रखना, समझे? अग्नि कौवा के जनजाति नेता क्रिको ने चेहरे पर भयावह भाव के साथ रावेत को आदेश दिया। हाँ जनजाति नेता, मुझे पता है कि क्या करना है। रावेत ने क्रिको के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ लिया और एक बार फिर लावा में डूबने से पहले उसने अपना सिर हिलाया। अगले दिन सुबह अजाक्स के कमरे में वह बिजली के ड्रैगन हॉक की चोंच से जाग गया। रुको, स्नो। अजाक्स ने आलस से अपनी आंखें खोली और स्नो से पूछा, तुम्हें क्या हुआ, स्नो? अजाक्स ये देखकर चौंक गया कि कुछ सफेद रंग के पंख हल्के बैंगनी रंग में बदल गए थे। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने सिस्टम का उपयोग करके स्नो पर जानकारी की जांच की। डिंग, आत्मा जानवर, बिजली ड्रैगन हॉक, ताकत, लेट रैंक 3 का शिखर, वफादारी, जीवन और मृत्यु साथी, वंश, लाइटनिंग ड्रैगन हॉक सम्राट 52% शुद्ध, कौशल, बिजली की गति सहज क्षमता, बिजली ईगल पंजा, हॉकाई थंडरस्टॉर्म सहज क्षमता। यह मध्य स्तर के रैंक 3 के शिखर से अंतिम रैंक 3 के शिखर तक पहुंच गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अजाक्स ने परिवर्तनों के लिए अपनी जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच की और वह कुछ परिवर्तन ढूंढने में सफल रहा। करीबी दोस्तों से लेकर जीवन और मृत्यु के साझेदारों तक वफादारी बढ़ जाती है, जो अच्छा लगता है, और अंतिम परिवर्तन इसकी रक्तरेखा शुद्धता में हुआ है, जो 50% से बढ़कर 52% हो गई है। अजाक्स खुश था जब उसने रक्तरेखा में शुद्धता में 2% की वृद्धि देखी। नवंबर LBJNN। अब मुझे यकीन है कि जब तक मेरे पास इस थंडर पूल का पानी है, मैं इसकी शुद्धता को 100% तक बढ़ा सकता हूँ। हा, अजाक्स पागलों की तरह हंसा और उसने खुद से ये शब्द बुदबुदाए। केवल रक्तरेखा शुद्धता के 2% की वृद्धि से इसके कुछ पंख हल्के बैंगनी हो गए। क्या होगा जब भविष्य में इसकी रक्तरेखा और भी अधिक बढ़ जाएगी? अजाक्स ने बैंगनी पंखों में स्नो की भविष्य की उपस्थिति के बारे में सोचा। फिर भी मुझे लगता है कि यह ताकत 3 जनजातियों की प्रतियोगिता जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब उसने 3 जनजातियों की प्रतियोगिता के बारे में सोचा तो उसकी सारी खुशी गायब हो गई और उसके चेहरे पर चिंता उभर आई। एक क्षण सोचने के बाद उसने आत्मा पशु राजा सारमणि निकाली, जो उसने पहले विशाल चींटीखोर के शव के नीचे से प्राप्त की थी। शुरू में वह इसका उपयोग नहीं करना चाहता था क्योंकि बिजली के स्पिरिट जानवर पर इसका उपयोग करना बेकार है, क्योंकि इसका उसके विनाशकारी ट्वाइलाइट ड्रैगन जैसे अंधेरे प्रकार के जानवरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। लेकिन चूंकि यह एक ए जोड़ खतरे की रेटिंग वाला मिशन है, इसलिए मैं स्नो को उन्नत करने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। यह विचार मन में रखते हुए उसने स्पिरिट बीस्ट किंग के सार रत्न को इन्वेंट्री से निकाल लिया। स्तर तोड़ने वाली गोलियां खाना। लेकिन चूंकि यह एक खतरे की रेटिंग वाला मिशन है, इसलिए मैं स्नो को उन्नत करने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। यह विचार मन में रखते हुए उसने स्पिरिट बीस्ट किंग के सार मणि को इन्वेंट्री से निकाल लिया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसे प्रकृति के प्रचुर अंधेरे मौलिक सार का सामना करना पड़ा। डिंग, मेजबान हॉक जनजाति के नेता क्यूरेवेक की सतर्क निगाहों में है। डिंग, प्रणाली यह सुझाव देती है कि मेजबान आत्मा जानवर राजा के सार रत्न को यथाशीघ्र अपनी सूची में रख ले। अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन सुनकर अजाक्स ने तुरंत सार रत्न को इन्वेंट्री में संग्रहित कर लिया। सिस्टम, क्या वह एल्डर क्यूरेवेक है? अजाक्स ने अनुमान लगाते हुए सिस्टम से पूछा। डिंग, हाँ, लेकिन केवल उसके द्वारा ही नहीं, बल्कि हॉक जनजाति के कई अन्य लोगों द्वारा भी, जिनकी नजर आप पर थी। क्या? अजाक्स को आश्चर्य हुआ जब उसने सुना कि कई अन्य लोग उसे देख रहे थे। कल उसे लगा कि कोई है जो उस पर नजर रख रहा है, इसलिए वह सतर्क रहा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह कई अन्य लोगों की निगरानी में है। क्या मेरे लिए आत्मा जानवर राजा के सार मणि का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं है? अजाक्स ने अपनी आवाज में तात्कालिकता के भाव के साथ सिस्टम से पूछा। डिंग, मेजबान आत्मा जानवर राजा के सार मणि का उपयोग स्नो पर नहीं कर सकता, क्योंकि वह सार मणि से ऊर्जा को रोक पाने में असमर्थ होगा और इसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो सकती है। डिंग, मेजबान को तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक कि उसका अनुबंधित जानवर, आत्मा जानवर राजा के सार मणि से आने वाली सारी ऊर्जा को झेलने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत न हो जाए। क्या मैं सार रत्न का उपयोग नहीं कर सकता? अजाक्स को पहले से ही इस बारे में बुरा अनुमान था, लेकिन वह कोशिश करना चाहता था। हालांकि जब उसने सुना कि इससे उसकी मृत्यु हो सकती है, तो अजाक्स ने अपने अनुबंधित आत्मिक जानवरों पर सार मणि का उपयोग करने का विचार निकाल दिया। जब तक वे मजबूत नहीं हो जाते, मैं अपने किसी भी आत्मिक जानवर पर इसका प्रयोग नहीं करूंगा, अजाक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा और फ्रेश होने चला गया। नहाने और साफ कपड़े पहनने के बाद वह बिस्तर पर बैठ गया और बर्फ को देखने लगा, जिसके पंख कुछ हल्के बैंगनी रंग में बदल गए थे, जिससे उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी।
मुझे लगता है कि भविष्य में जब तुम अपने वंश की शुद्धता बढ़ाओगी तो स्नो नाम तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं होगा, अजाक्स ने मजाक में स्नो से कहा। दस्तक दस्तक। जैसे ही वह नाश्ता करने के लिए बाहर जाने वाला था, किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। हमारे नेता ने हमें आपके और बच्चे के लिए नाश्ता लाने को कहा है, सर, अजाक्स। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दो पक्षी प्रेमी, जो लगभग 20 वर्ष के लग रहे थे, उसके कमरे के सामने खड़े थे, उनके और स्नो के लिए काफी मात्रा में भोजन लेकर। धन्यवाद। अजाक्स ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनसे अपने कबीले के नेता क्यूरेविक को अपना अभिवादन कहने को कहा। मुझे लगता है कि एल्डर क्वेरिक मुझ पर कड़ी नजर रख रहे हैं, अजाक्स ने मन ही मन सोचा। उसने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि जब वह तैयार था तो खाना उसके दरवाजे पर आ गया, मानो वह मुझ पर नजर रख रहा हो। जल्द ही उसने खाना खत्म कर दिया, जिसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने गोल्डक्रेस्ट शहर में खाया था। हालांकि वह स्नो को देखकर हैरान था, जो उत्साह से खाना खा रही थी, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। शायद पक्षियों को स्वाद में अंतर पता चलता है, अजाक्स ने हल्के से अपना सिर हिलाया और लालची बाज को देखकर मुस्कुराया। खाना खत्म करने के बाद अजाक्स ने स्नो को पीने के लिए थंडर पूल का कुछ और पानी दिया। इसके बाद उसने अपने अन्य अनुबंधित आत्मिक प्राणियों की जांच की जो अभी भी नींद में थे, तथा अपनी साधना में धीरे धीरे सुधार करने के लिए हाल ही में प्राप्त ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। उन्होंने उन्हें परेशान नहीं किया और धीरे धीरे खेती जारी रखने की अनुमति दी। मुझे आश्चर्य है, मेरी संकुचित तात्विक आत्माओं में कितना सुधार हुआ है। अजाक्स ने अपनी तात्विक आत्माओं के बारे में सोचा, जिसे उसने 3 तत्वीय क्षेत्र, जिसमें 3 प्रकार के तत्वों की प्रकृति के सार की प्रचुर मात्रा शामिल है, में छोड़ दिया था। यद्यपि वह महसूस कर सकता है कि वे सुरक्षित हैं, परंतु वह उनकी साधना शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता क्योंकि वे उससे बहुत दूर थे। भले ही वे ज्यादा सुधार न करें, लेकिन मेरे लिए यह पर्याप्त है, जब तक वे सुरक्षित और स्वस्थ हैं। अजाक्स ने आशा व्यक्त की कि वे सुरक्षित स्थिति बना सकेंगे। अब स्तर तोड़ने वाली गोलियों को परिष्कृत करने का समय आ गया है। एजेक्स उत्साहित हुआ, लेकिन उसने उससे पहले अपनी आत्मिक चेतना की जांच की। डिंग, आत्मा चेतना 200 यूनिट, 6200 यूनिट, 200 यूनिट क्षमता लॉक है। ये तो एक रात में ही इतना बढ़ गया। अजाक्स ने अपनी प्रकृति के सार पर आह भरी, जो कि केवल कुछ इकाइयों से ही बढ़ा था। वह जानता है कि प्रकृति के सार की लगभग 50 से अधिक इकाइयां आंतरिक दुनिया से आई हैं, और शेष इकाइयां उसके शरीर द्वारा अनजाने में आसपास के वातावरण से प्रकृति के सार को अवशोषित करके आई हैं। मैं उन गोलियों को खाने की कोशिश करूंगा जिन्हें मैंने परिष्कृत किया है। अजाक्स ने जल्दी से सूची से एक लौकी निकाली। उन्होंने बिना नाम वाली गोली की दुकान के लिए लौकी खरीदी और सामग्री को अपने द्वारा परिष्कृत गोलियों को संग्रहित करने के लिए नश्वर ग्रेड के कढ़ाई में रेत दिया। ये गोलियों को रखने के लिए एक निम्न स्तरीय भंडारण वस्तु है, इसलिए जब दुकानदार ने इस चीज की सिफारिश की तो अजाक्स ने इसे देखते ही बिना किसी हिचकिचाहट के खरीद लिया। उसने लौकी से एक स्तर तोड़ने वाली गोली निकाली और अपने मुंह में डाल ली। डिंग, मेजबान ने प्रथम श्रेणी की स्तर तोड़ गोली खा ली। डिंग, प्रकृति के सार की 50 इकाइयां प्राप्त होती हैं। वाह, यह आसान है। अब मैं अपनी आत्मिक चेतना में प्रकृति के सार की असीमित मात्रा प्राप्त कर सकता हूं। जब उसने दूसरी सिस्टम अधिसूचना सुनी तो अजाक्स बहुत खुश हुआ। प्रकृति के सार की 50 इकाइयां उसके लिए एक गोली के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। अगर मैं अपनी सारी गोलियां खा लूं तो मेरी आत्मिक चेतना कुछ ही क्षणों में भर जाएगी, है ना? अजाक्स ने मुस्कुराते हुए एक और स्तर तोड़ गोली जल्दी से अपने मुंह में डाल ली। डिंग, नवंबर बीत JNN। मेजबान ने रैंक एक स्तर तोड़ने वाली गोली खा ली। डिंग, प्रकृति के सार की 25 इकाइयां प्राप्त होती हैं। क्या? अजाक्स को दूसरे स्तर को तोड़ने वाली गोली से प्राप्त इकाइयों की संख्या में अचानक कमी देखकर आश्चर्य हुआ। गोलियां कैंडी की तरह खाना। डिंग, प्रकृति के सार की 25 इकाइयां प्राप्त होती हैं। क्या? अजाक्स को दूसरे स्तर को तोड़ने वाली गोली से प्राप्त इकाइयों की संख्या में अचानक कमी देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि गोली की प्रभावशीलता आधी रह जाएगी। यद्यपि वह जानता है कि किसी भी गोली का सेवन करने से उसकी प्रभावशीलता समय के साथ कम हो जाती है, लेकिन उसने इतनी जल्दी इसकी कमी की उम्मीद नहीं की थी। जो भी हो, कम से कम 25 यूनिट तो ठीक हैं। हल्की सी आह भरते हुए उसने लौकी से एक और गोली ली और निगल ली। डिंग, प्रकृति के सार की 15 इकाइयां प्राप्त होती हैं। और 10 इकाइयां चली गईं। अजाक्स ने प्रकृति के सार की 10 इकाइयों में कमी की परवाह नहीं की। उसने सीधे लौकी से कुछ गोलियां निकालीं और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। डिंग, प्रकृति के सार की 10 इकाइयां प्राप्त होती हैं। डिंग, NO will be in .c ओम। प्रकृति के सार की 8 इकाइयां प्राप्त होती हैं। डिंग, प्रकृति के सार की 6 इकाइयां प्राप्त होती हैं। डॉट 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 डॉट। डिंग, प्रकृति के सार की 2 इकाइयां प्राप्त होती हैं। डिंग, प्रकृति के सार की 2 इकाइयां प्राप्त होती हैं। जैसे जैसे गोलियों की संख्या बढ़ती गई, गोलियों की प्रभावशीलता भी कम होती गई और अंततः प्रति गोली 2 इकाई पर आ गई।
जब उसने एक गोली से प्राप्त इकाइयों की अंतिम संख्या देखी तो उसकी सभी पिछली उम्मीदें व्यर्थ हो गईं। वैसे भी मेरे पास 700 से अधिक गोलियां हैं, जिनसे 1400 से अधिक इकाई प्रकृति का सार प्राप्त होगा। अजाक्स ने स्वयं को कम इकाइयों से सांत्वना दी तथा सोचा कि प्रकृति का ये सार उसके लिए शोधन के कुछ दौरों तक पर्याप्त होगा, उसके बाद उसे कुछ और गोलियां मिलेंगी। लॉकी की सारी गोलियां खा लेने के बाद उसने अपनी आत्मिक चेतना की जांच की। डिंग, आत्मा चेतना 3255 यूनिट, 6200 यूनिट, 200 यूनिट क्षमता लॉक है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। कम से कम मुझे परिष्कृत गोलियों से प्रकृति के सार की 3000 से अधिक इकाइयां मिली। अजाक्स को कुछ बेहतर महसूस हुआ जब उसने देखा कि उसकी आध्यात्मिक चेतना आधी से भर गई थी। यदि मैं भविष्य में रैंक 2 या उससे अधिक को परिष्कृत करने में कामयाब रहा, तो मुझे प्रकृति के सार के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं आसानी से अपने कौशल और अन्य चीजों को उन्नत कर सकता हूं। अजाक्स की रुचि कीमिया में बढ़ गई जब उसने उच्च रैंक वाली गोलियों के बारे में सोचा जो उसे प्रकृति का अधिक सार दे सकती हैं। यद्यपि वह कुछ कीमिया की दुकान से गोलियां खरीद सकता है, लेकिन वह प्रकृति के सार की वृद्धि के लिए लगातार खरीद और खा नहीं सकता है। अधिकतर उच्च श्रेणी की गोलियां मिलना कठिन होता है और यदि मिल भी जाएं तो वे बहुत महंगी होती हैं। इसलिए वह लंबे समय तक गोलियां नहीं खरीद सकता। फिर भी गोलियों के एक बैच को परिष्कृत करने के लिए प्रकृति के सार की खपत कुछ हद तक अधिक है और परिष्कृत गोलियों से प्राप्त प्रकृति के सार के साथ इसकी तुलना करना बहुत ज्यादा नहीं है। उन्होंने शोधन की खपत के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मुझे प्रकृति का अधिक सार प्राप्त करने के लिए रैंक 2 की गोलियों को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। उसने अपनी कीमियागर रैंक को जल्दी से सुधारने के बारे में सोचा। फिर भी उसे आगे कोई भी कीमिया मिशन प्राप्त करने के लिए कीमिया उन्माद मिशन को पूरा करना होगा। उन्होंने मिशन की प्रगति की जांच की। डिंग, मिशन का नाम कीमिया पागल। विवरण, किसी भी रैंक 1 गोलियों को 100 बार सफलतापूर्वक परिष्कृत करें। मिशन प्रगति 66110। खतरे की रेटिंग, कोई खतरा नहीं। इनाम, एक रहस्यमय इनाम बॉक्स। समय सीमा, इस मिशन के निर्माण के 1 महीने के भीतर। दंड, खेती के एक प्रमुख क्षेत्र को सील करना। उफ़, मिशन पूरा करने के लिए बस 44 सफल प्रयास और बाकी हैं। अजाक्स ने कल अपने रिफाइनिंग पोजीशन फॉर्म पर जाने से पहले एक लंबी सांस ली। उन्होंने अपनी सुविधानुसार सामग्री के 10 सेट निकाले और उन्हें जमीन पर रख दिया। जल्द ही उन्होंने स्वयं को शोधन में डुबो लिया। अल्पविराम डॉट डॉट। हॉक जनजाति के नेता के घर के मुख्य कमरे में। यह मानव बच्चा गोलियों को बिना रुके परिष्कृत करने में बहुत मेहनती है। क्वेरिक ने अपनी आत्मा की भावना के साथ अजाक्स को देखा और पाया कि वह फिर से परिष्कृत करने में लगा था। काश हमारे हॉक जनजाति में भी ऐसे कुछ बच्चे होते, तो ये जनजाति अन्य जनजातियों से बहुत आगे निकल जाती। आह, अपने शब्दों के अंत में क्वेरिक ने आह भरते हुए अपनी जनजाति की युवा पीढ़ी के बारे में सोचा जो हमेशा आकाश में उड़ने का खेल खेलते हैं। इसके अलावा उसने अपने अनुबंधित जानवर को क्या दिया, जिससे उसकी रक्त शुद्धता में सुधार हुआ। एल्ड क्वेरिक ने सोए हुए स्नो को देखा और उसकी बढ़ी हुई रक्त शुद्धता के बारे में सोचा। हालांकि इसमें केवल एक छोटे से अंतर से वृद्धि हुई है, लेकिन इससे 3 जनजातियों की प्रतियोगिता में इसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्वेरिक ने एक पल के लिए विचार किया और फिर अजाक से अपने अनुबंधित आत्मा जानवर की रक्त शुद्धता में सुधार के बारे में पूछने का फैसला किया। डॉट 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 अल्पविराम। डिंग, मेजबान की आत्मिक चेतना में प्रकृति का सार 50 से कम है। डिंग, ये प्रणाली मेजबान को तब तक प्रतीक्षा करने या साधना करने का सुझाव देती है जब तक कि उसकी आत्मिक चेतना में प्रकृति का सार बढ़ न जाए। अजाक्स के कमरे में वापस आकर उसने सिस्टम नोटिफिकेशन को जगाया, जो उसे उसकी निम्न प्रकृति की याद दिला रहे थे। बिना समय बर्बाद किए उसने लॉकी में रखी नई परिष्कृत स्तर तोड़ गोलियां निगल लीं। डिंग, प्रकृति के सार की 2 इकाइयां प्राप्त होती हैं। डिंग, प्रकृति के सार की 2 इकाइयां प्राप्त होती हैं। डॉट 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 डॉट। जल्द ही उन्हें स्तर तोड़ने वाली गोलियां खाने से प्राप्त प्रकृति के सार के बारे में कुछ सूचनाएं मिलीं। डिंग, आत्मा चेतना 3520 यूनिट, 6200 यूनिट, 200 यूनिट क्षमता लॉक है। हम प्रकृति के सार की इकाइयों की संख्या जो मैंने इस कीमिया सत्र में प्राप्त की है, कल के 8 घंटे के कीमिया सत्र से अधिक है। अजाक्स ने 2 कीमिया सत्रों की तुलना की जहां उसने रैंक 1 गोलियों को परिष्कृत किया था। सिस्टम, कृपया आज के कीमिया सत्र के रिकॉर्ड दिखाएं। वह ये जानने के लिए उत्साहित था कि उसने गोलियों को परिष्कृत करने में कितनी प्रगति की है। कल उन्होंने कुल 8 घंटे तक शोधन किया और सफल तथा असफल दोनों प्रयासों को मिलाकर 152 बार गोलियों को परिष्कृत करने में सफल रहे, जिसमें उन्होंने 66 बार सफलतापूर्वक परिशोधन किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 792 रैंक 1 गोलियां प्राप्त हुईं। सफल परिशोधन के एक दौर के लिए 12 गोलियां परिष्कृत की जाएंगी, लेकिन अब वह केवल 6 घंटे तक परिष्कृत करने में कामयाब रहा और परिष्कृत गोलियों का सेवन किया और प्रकृति के सार की लगभग उतनी ही मात्रा प्राप्त की। इसलिए उन्होंने सिस्टम से अपने शोधन के रिकॉर्ड दिखाने को कहा। डिंग, एक अतिरिक्त इनाम। डिंग, कुल शोधन संख्या 120।
सफल परिशोधन 67, असफल शोधन 53। हा, मेरी सफल शोधन क्षमता 50% से अधिक बढ़ गई। जैसे ही उसने सिस्टम अधिसूचना पढ़ी, अजाक्स गोलियों को परिष्कृत करने में अपने सुधार पर जोर से हंसा। डिंग, मेजबान ने रैंक 1 गोलियों को 100 से अधिक बार सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। डिंग, मिशन कीमिया पागल पूरा हो गया है। डिंग, इन्वेंटरी में एक रहस्यमय इनाम बॉक्स संग्रहीत है। कृपया इसे जांचें। डिंग, 1 सप्ताह से भी कम समय में दिए गए मिशन को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। अतिरिक्त इनाम दिया जाता है। डिंग, अतिरिक्त पुरस्कार, होस्ट के यूजर इंटरफेस में एक शीर्षक जोड़ा गया है। कृपया इसे जांचें। एक अतिरिक्त शीर्षक। अजाक्स ने खुशी खुशी अपना यूजर इंटरफेस खोला, ये देखने के लिए कि वह शीर्षक क्या है और वह क्या करेगा। डिंग, नाम अजाक्स, जाति मानव, शीर्षक कीमिया पागल, रक्तरेखा एबिसल रक्तरेखा। ये रहा। अजाक्स ने रेस अनुभाग के नीचे एक नया अनुभाग शीर्षक देखा। उन्होंने अल्केमी मैनियाक शीर्षक पर ध्यान केंद्रित किया। डिंग, शीर्षक कीमिया पागल, विवरण वह व्यक्ति जो पागलों की तरह गोलियों को परिष्कृत करता है और यह नहीं जानता कि कब रुकना है। उपयोग, एक परिष्कृत गोलियों की सफलता दर 25% तक बढ़ जाती है और रैंक 1 गोलियों तक सीमित हो जाती है। 2 ब्लॉक आवश्यक शर्त पूरी होने पर अनलॉक हो जाता है। अब क्या मैं एक पागल हूं जो गोलियों को परिष्कृत करता है? अजाक्स ने 2 शोधन सत्रों के बारे में सोचा और निष्कर्ष निकाला, मैं एक पागल बन रहा हूं। सिस्टम द्वारा पहला कीमिया मिशन तैयार करने से पहले, वह गोलियों को परिष्कृत करने में बहुत दिलचस्पी नहीं रखता था। फिर भी, मिशन कीमिया पागल के साथ, वह लगातार रैंक 1 गोलियों को परिष्कृत करके अंततः 1 में बदल गया। पहला प्रयोग अच्छा है, इससे उसे अधिक गोलियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में मदद मिल सकती है। बुनियादी अग्निशोधन तकनीक के साथ 50% संभावना को जोड़ते हुए, अब मेरे पास 75% सफलता दर है। उन्होंने गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उनके लिए कुल सफलता दर की गणना की और संतुष्ट महसूस किया। लेकिन, लॉक होने का दूसरा उपयोग क्या है? उसने मन ही मन सोचा और इसकी चिंता नहीं की, क्योंकि लॉक के बगल में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था, इसे अनलॉक करने से पहले कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। अब, चूंकि प्राप्त इनाम के विवरण की जांच पूरी हो गई है, इसलिए रहस्यमय इनाम बॉक्स को खोलने का समय आ गया है। अजाक्स को लगा कि रहस्यमय इनाम बॉक्स उसे कुछ उपयोगी वस्तु दे सकता है। इससे पहले उसे रहस्यमय इनाम बॉक्स से 5 तत्वों की दुनिया में प्रवेश करने का मौका मिला था, जिससे उसकी उम्मीदें और भी बढ़ गई थीं। डिंग, क्वेस्ट टैब में एक नया सिस्टम मिशन तैयार किया गया है। कृपया इसकी जांच करें। जैसे ही वह इन्वेंट्री से रहस्यमय इनाम बॉक्स लेने वाला था, उसे सिस्टम नोटिफिकेशन मिला, जिसमें उसे नवनिर्मित सिस्टम मिशन के बारे में बताया गया। जैसा कि अपेक्षित था, अजाक्स को एक मिशन की उम्मीद थी क्योंकि वह समझने लगा था कि खोज टैब कैसे काम करता है। जैसे ही मैं एक मिशन पूरा करता हूं, ये बढ़ी हुई कठिनाई के साथ एक नया मिशन उत्पन्न करेगा, उसने काम करते हुए कहा और खोज टैब में नए मिशन की जांच करने में अपना समय बर्बाद नहीं किया। डिंग, मिशन अपने सभी अनौपचारिक अनुबंधित मौलिक आत्माओं को कमांडर दायरे में उन्नत करें। पुरस्कार, एक विशेष पुरस्कार बॉक्स। समय सीमा 1 माह। खतरे की रेटिंग कोई नहीं। मिशन विफलता, एक प्रमुख क्षेत्र द्वारा मेजबान की खेती को सील करना। क्या एक गैर कीमिया मिशन? अजाक्स पहले तो चौंक गया क्योंकि उसे लगा कि वह खोज टैब को समझ गया है, लेकिन इसके साथ उसकी पिछली समझ सब व्यर्थ हो गई। उसने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उसे लगा कि उसे अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार एक कीमिया मिशन मिलेगा, लेकिन अचानक खोज टैब ने अपना पैटर्न बदल दिया। लेकिन मिशन संभव लगता है क्योंकि मेरे पास कमांडर दायरे तक पहुंचने के लिए केवल स्पाइरस और स्लेट ही बचे हैं। वह एक आसान मिशन देखकर खुश था। कमांडर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उसे अपने सभी अनौपचारिक अनुबंधित मौलिक आत्माओं की आवश्यकता थी। विशेष पुरस्कार बॉक्स कुछ नया है जो मुझे पहले कभी नहीं मिला। मुझे आश्चर्य है कि रहस्यमय पुरस्कार बॉक्स की तुलना में ये कितना अच्छा है। अजाक्स ने पुरस्कार को देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था और आश्चर्य हुआ कि यह कितना अच्छा होगा। 1 महीना, ठीक है। कोई खतरा नहीं, ठीक है। मिशन की विफलता पिछले कीमिया मिशन के समान ही है, जो मेरी साधना को सील करना है। उन्होंने मिशन के सभी विवरणों की जांच की। उन्हें नए मिशन के लिए कोई चिंता या तनाव नहीं था क्योंकि उन्हें अपनी तात्विक आत्माओं पर पूरा भरोसा था। ज्वालामुखी और नेक्रोस पहले से ही एलिमेंटल स्पिरिट कमांडर दायरे में थे। इसके विपरीत, स्पाइरस और स्लेट अपने संबंधित तत्वों की प्रकृति के प्रचुर सार के साथ क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। भले ही वे यहां कमांडर दायरे में प्रवेश करने में असमर्थ रहे हों, वे निश्चित रूप से कुछ ही समय में एलिमेंटल स्पिरिट कमांडर तक पहुंच जाएंगे। अजाक्स ने अपने रहस्यमय पुरस्कार बॉक्स को खोलने से पहले बड़बड़ाया। सिस्टम, रहस्यमय इनाम बॉक्स खोलो। अजाक्स ने आशा भरी निगाहों से सिस्टम को रहस्यमय इनाम बॉक्स खोलने का आदेश दिया। डिंग, रहस्यमय इनाम बॉक्स खोला गया है।
डिंग, मेजबान को कमांडर क्षेत्र का एक मौलिक आत्मा पत्थर मिला, जिसमें मूल ऊर्जा का केवल 50% ही था। क्या एक टूटा हुआ मौलिक आत्मा पत्थर? अजाक्स को इस पर विश्वास करना कठिन लगा और उसने जो देखा उसकी पुष्टि करने के लिए एक बार फिर सिस्टम नोटिफिकेशन की जांच की। ये वास्तव में एक मौलिक आत्मा पत्थर है जिसमें केवल 50% ऊर्जा है। उसने तुरंत मौलिक आत्मा पत्थर को अपने हाथों में ले लिया, जिसका आकार कमांडर दायरे के मौलिक आत्मा पत्थर के आकार का केवल आधा था जो उसके पास पहले था। सिस्टम, मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने बाकी आधा खा लिया? अजाक्स ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए सिस्टम से पूछा। डिंग, एक रहस्यमय इनाम बॉक्स एक लॉटरी की तरह है, जो कभी कभी एक बहुत अच्छी वस्तु और एक भयानक वस्तु दे सकता है। NO12 बीग जन डॉट सी ओम। उसके दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसमें रहस्यमय रिवॉर्ड बॉक्स के बारे में बताया गया था। फिर अगली बार से रहस्यमय इनाम बक्से देने के बजाय मुझे लॉटरी में एक प्रयास के साथ सीधे पुरस्कृत करें। उन्होंने भविष्य के मिशनों के लिए पुरस्कार नामकरण को बदलने के लिए सिस्टम को सुझाव दिया। डिंग, लॉटरी और रहस्यमय इनाम बॉक्स के बीच एक अंतर है, जिसे मेजबान भविष्य में स्वयं ही ढूंढ सकेगा। तो फिर यह विशेष इनाम बॉक्स क्या है? अजाक्स ने नवीनतम सिस्टम अधिसूचना पर चिंता व्यक्त की और एक नया प्रश्न पूछा। हॉक जनजाति के बुजुर्ग, तो फिर यह विशेष इनाम बॉक्स क्या है? अजाक्स ने नवीनतम सिस्टम अधिसूचना पर चिंता व्यक्त की और एक नया प्रश्न पूछा। डिंग, एक विशेष पुरस्कार बॉक्स, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि यह एक विशेष है। डिंग, इसमें कोई भी निम्न स्तरीय वस्तु नहीं है, तथा सभी उपलब्ध वस्तुएं उत्कृष्ट एवं उच्च स्तरीय हैं। कम से कम, विशेष इनाम बॉक्स अच्छा है। जब उसने विशेष इनाम बॉक्स का स्पष्टीकरण सुना, तो उसने सहमति में अपना सिर हिलाया, और विशेष इनाम बॉक्स के लिए उसकी उत्सुकता बहुत बढ़ गई। जब किसी को पता होता है कि वहां एक बक्सा था, और जब आप कोई विशेष कार्य पूरा कर लेंगे तो उसमें से आपको एक अच्छी वस्तु मिलेगी, तो कौन उस कार्य को जल्दी पूरा करने में उत्साह नहीं दिखाता? हर किसी की तरह, वह भी जल्द से जल्द मिशन पूरा करना चाहता था ताकि ये देख सके कि विशेष पुरस्कार बॉक्स में किस प्रकार की उच्च स्तरीय वस्तु संग्रहित है। चूंकि मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है, तो क्या मुझे तात्विक आत्माओं के पास जाना चाहिए? उसने उस स्थान पर जाने के बारे में सोचा जहां उसकी तात्विक आत्माएं साधना कर रही थीं। हालांकि, उन्होंने जल्द ही इस विचार को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उस स्थान पर जाने में कम से कम एक दिन लगेगा, और वह 3 जनजातियों की प्रतियोगिता के लिए समय पर वापस नहीं आ पाएंगे, जिसे वह चुकाना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा कि यहाँ रहकर साधना करना बेहतर होगा क्योंकि वह पंचतत्व की दुनिया में हर जगह समान गति से साधना कर सकते हैं। जल्द ही, वह अपने बिस्तर पर बैठ गए और प्रकृति के सार को अपनी आत्मिक चेतना में संचित करने के लिए गहन साधना में लग गए। जैसे ही उन्होंने अपनी मुख्य साधना पद्धति, स्वर्ग और पृथ्वी शोधन तकनीक, के साथ साधना शुरू की, आसपास के वातावरण से प्रकृति का सार बहुत तेजी से उनके शरीर में प्रवेश कर गया। क्या पिछली जगह जहां मैंने खेती की थी उसकी तुलना में यहाँ प्रकृति का सार इतना प्रचुर कैसे हो सकता है? अजाक्स ने अचानक अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों में आश्चर्य स्पष्ट था और उसके चेहरे पर भ्रम की स्थिति थी। जब वह जनजाति नेता के घर के बाहर खेती करता था, तो उसकी खेती की गति उसकी वर्तमान खेती की गति जितनी तीव्र नहीं थी। मुझे लगता है, खेती की गति में वृद्धि एल्डर क्वेरेक द्वारा घर में रखी गई व्यूह रचनाओं के कारण है। उसने क्रायव के शब्दों को याद किया जब वे घर में प्रवेश कर रहे थे और उसे याद आया कि हॉक के कबीले का नेता एक रैंक 4 व्यूह रचना मास्टर था। बिना समय बर्बाद किए, वह अपनी आंखें बंद करके पुनः साधना में लग गया। प्रकृति के सार की पूर्व प्रक्रिया तीव्र गति से उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। वह अपनी साधना में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसे पता ही नहीं था कि समय बहुत जल्दी बीत गया और 3 जनजातियों की प्रतियोगिता का दिन आ गया। दस्तक दस्तक। अजाक्स, जो अपने कमरे में गहन साधना में लीन था, ने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोल दी। वह धीरे से बिस्तर से उठा और दरवाजा खोला। सर अजाक्स, सुप्रभात। आज प्रतियोगिता का दिन है, जल्दी से तैयार हो जाओ और 15 मिनट में घर के बाहर हमसे मिलो। क्राइव ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए अजाक्स से कहा कि वह उनसे 15 मिनट में मिलेंगे। अजाक्स को अभी तक अपने नाम के साथ सर शब्द की आदत नहीं थी और उसने दरवाजा बंद करने से पहले शर्मिंदगी से अपना सिर हिलाया। जब मैं साधना करता हूं तो समय कितनी तेजी से बीतता है। जब वह किसी काम को पूरी एकाग्रता से कर रहा होता था तो उसे समय का पता ही नहीं चल पाता था। स्नो, गुड मॉर्निंग। दरवाजा बंद करने के बाद अजाक्स ने स्नो का अभिवादन किया, जो आलसी ढंग से अपने घोंसले जैसे बिस्तर में सो रही थी। स्नो के बजाय, मुझे तुम्हारा नाम स्लॉथ रखना चाहिए था, उसने स्नान करने के लिए बाथरूम में जाने से पहले स्नो से मजाक में कहा। स्वयं को साफ करने के बाद अजाक्स ने अपनी आत्मिक चेतना की जांच की। डिंग, आत्मा चेतना, प्रकृति के सार की 6000 इकाइयां, 6200 इकाइयां। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसे पहले से ही यह एहसास था। उसकी आत्मिक चेतना में प्रकृति का सार भरा हुआ था और वह पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहा था। जल्द ही, वह स्नो को अपने साथ लेकर हॉक जनजाति के अन्य लोगों से जनजाति नेता के घर के सामने मिलने गया।
जनजाति नेता के घर के सामने उसे क्वेरेक, क्राइव और क्राइल के साथ कुछ अपरिचित चेहरे मिले। NO12 बीक जन डॉट सी ओम अजाक्स, ये 5 हॉक जनजाति के बुजुर्ग हैं, जिनमें क्राइव और क्राइल को तो आप पहले से ही जानते हैं। बाकी बचे लोगों में ईका, अरेक और क्रेचुअल हैं। क्वेरेक ने हॉक जनजाति के 3 बुजुर्गों का परिचय कराया। हॉक जनजाति में 5 बुजुर्ग हैं, जो जनजाति के नेता क्वेरेक के बाद सबसे ताकतवर हैं और जनजाति के अधिकांश मामलों का प्रबंधन उनके द्वारा किया जाता है। केवल तभी जब सबसे जरूरी चर्चाएं हो जाती हैं, जनजाति का नेता उनसे जुड़ता है। अन्यथा, इसका प्रबंधन प्रथम बुजुर्ग क्रिचुअल द्वारा किया जाएगा। अजाक्स ने धीरे धीरे उन्हें एक एक करके देखा। क्राइल और क्रेल की तरह, सभी के पास बड़े बाज के पंख हैं जो उनकी पीठ के पीछे बड़े करीने से मुड़े हुए हैं। 2.5 मीटर की ऊंचाई वाला क्रेटुअल जनजाति के 5 बुजुर्गों में सबसे बड़ा दिखता था और हॉक जनजाति में सबसे लंबा था। जबकि ईका सबसे कम उम्र की थी, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी, लेकिन फिर भी वह सुंदर और परिपक्व दिखती थी। अरेक, क्रेल और क्रेल की उम्र लगभग एक समान यानी 50 वर्ष थी और कदकाठी भी औसत थी। उन्होंने चुपचाप उन पर इस प्रणाली का प्रयोग करके उनकी साधना का स्तर पता लगाया। डिंग, ईका, हॉक जनजाति के 5वें बुजुर्ग। शीर्ष स्तर 10 अभिजात वर्ग कमांडर क्षेत्र। डिंग, अरेक, हॉक जनजाति के दूसरे बुजुर्ग। स्तर 8 सामान्य क्षेत्र। डिंग, क्राइव और क्राइल, हॉक जनजाति के तीसरे और चौथे बुजुर्ग। स्तर 1 सामान्य क्षेत्र। डिंग, क्रेचुअल, हॉक जनजाति के प्रथम बुजुर्ग। शीर्ष स्तर 10 सामान्य क्षेत्र। वह हॉक जनजाति के इन बुजुर्गों की साधना के स्तर से आश्चर्यचकित नहीं थे। इसके बजाय, वह उनके स्तर से थोड़ा निराश थे। 5 तत्वों की दुनिया के मूल निवासी होने के नाते, एक ऐसी दुनिया जो प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक तत्वों से भरी हुई थी, उनकी साधना इतनी कम कैसे हो सकती है? अजाक्स ने उनकी साधना के स्तर के बारे में सोचा। जब उन्होंने इन बुजुर्गों की तुलना की, तो कैप्टन एडमंड एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने प्रकृति के कम सार वाले संसार में सामान्य क्षेत्र की शक्ति प्राप्त की और ज्यादातर आत्मा पत्थरों और अन्य साधना खजानों पर निर्भर थे। यद्यपि उसने सोचा कि उसके मन में उनके प्रति सम्मान की कमी नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि वे सभी आत्मिक जानवरों से विकसित हुए हैं और अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया गया है। प्राचीन मैदान, मानव जाति को छोड़कर कई अलग अलग जातियां और आत्मिक जानवर पंचतत्वीय दुनिया में निवास करते थे। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि मानव जाति को पंचतत्वीय संसार में क्यों नहीं रोका गया, कोई नहीं जानता। 5 तत्वों वाली दुनिया के आरंभ में इसमें केवल आत्मिक जानवर ही शामिल थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इस दुनिया में आत्मिक जानवर नई जातियों में विकसित होने लगे। अज्ञानी प्राणियों से उन्होंने सोचना शुरू किया और धीरे धीरे बुद्धि प्राप्त की तथा रसायन विद्या, व्यूह रचना आदि जैसे विभिन्न व्यवसायों को सीखा। लाइटनिंग ड्रैगन हॉक जनजाति उस विकास का एक उदाहरण थी, जहां वे एक साधारण लाइटनिंग हॉक से लाइटनिंग ड्रैगन हॉक में विकसित हुए और अंततः एक मानव रूप प्राप्त किया। फिर भी, वे उच्चतर लोकों तक पहुंचने में असमर्थ थे क्योंकि उच्चतर लोकों तक पहुंचने वाले आत्मिक जानवर बहुत अधिक नहीं थे, और बाद की पीढ़ियों में उच्चतर लोकों के प्राणियों की शिक्षाओं का अभाव था, जैसे कि मनुष्य, जिनके पास उच्चतर लोकों के बहुत से साधक हैं। एक अन्य समस्या यह है कि उन्हें अपनी साधना प्रणाली को आत्मिक पशु से बदलकर मानव संस्करण में बदलना होगा और सैनिक क्षेत्र के स्तर 1 से मानव साधना प्रणाली की तरह ही शुरुआत से साधना शुरू करनी होगी। जहां तक फिर से खेती करने का सवाल है, तो इसका कारण यह है कि वे अपनी खेती में एक स्थिर आधार प्राप्त करना चाहते हैं। NO12 BIN.C ओम इस पुनः साधना के कारण वे उसी साधना क्षेत्र के मनुष्यों की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक मजबूत थे। अजाक्स, यही वह स्थान है जहां 3 जनजातियों के बीच प्रतियोगिता होती है। क्राइव ने दूरी पर स्थित एक प्राचीन खंडहर की ओर इशारा करते हुए अजाक्स के बारे में बताया। अजाक्स ने खंडहरों पर नजर डाली तो पाया कि यह क्षेत्र मानव समाज के कब्रिस्तान जैसा ही दिखता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर था। ताबूतों को जमीन में दफनाने के बजाय इन पक्षी लोगों ने ताबूतों को खुले मैदान में छोड़ दिया, जो मानव ताबूतों की तुलना में कहीं अधिक बड़े दिखाई दे रहे थे, जिससे अजाक्स को आश्चर्य हुआ। यद्यपि वह इसके बारे में पूछना चाहता था, लेकिन अजाक्स ने अपनी जिज्ञासा को दबा लिया, क्योंकि वह इन पक्षी लोग की परंपराओं के बारे में अधिक नहीं जानता था। यद्यपि वह प्राचीन खंडहरों से बहुत दूर था, फिर भी वह खंडहर का कुछ हिस्सा देख पाया, जिसके चारों ओर एक अजीब सी आभा थी, लेकिन वह जानता था कि यह मृत्यु की आभा नहीं थी। खंडहरों में सभी वृक्ष जीवन से चमक रहे थे और वहां की हवा ताज़ा थी, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि खंडहरों के अंदर खुले स्थान में छोड़े गए बड़े ताबूतों को छोड़कर उसे कोई भी आत्मिक प्राणी दिखाई नहीं दिया। जब वह प्राचीन खंडहरों को देख रहा था, तो पक्षी प्रेमियों के 2 और समूह उसी स्थान पर आ गए। उनके स्वरूप और उनके पीछे के आत्मिक जानवरों को देखकर अजाक्स ने तुरंत उन्हें अग्निकोवा जनजाति और पाताल लोक की बर्फीली गौरैया के रूप में पहचान लिया। जब अजाक्स और अन्य लोग प्राचीन भूमि की ओर जा रहे थे, तो उसने क्राइव से कुछ प्रश्न पूछे और 5 तत्वीय दुनिया की जातियों के बारे में कुछ बातें समझीं।
प्रत्येक जनजाति में न केवल मानव सदृश प्राणी होते हैं, बल्कि उनके जनजाति के अन्य आत्मिक जानवर भी होते हैं, जो भविष्य में एक दिन मानव रूप में बदल जाएंगे। जब उसने ये सुना तो स्नो के प्रति उसकी चिंता कम हो गई, जो केवल एक आत्मिक पशु के रूप में थी, लेकिन उसका रक्त स्तर सबसे ऊंचा था और वह प्रतियोगिता देखने के लिए उत्साहित हो गया। इसलिए जब उन्होंने एक समूह में अग्निकौओं को और दूसरे समूह में बर्फ गौरैया को देखा, तो उन्होंने तुरंत उन्हें उनकी जनजातियों से जोड़ दिया। जल्द ही तीनों समूह 3 अलग अलग जनजातियों का रूप ले लेते हैं और प्राचीन मैदान के बड़े द्वार के सामने एकत्रित हो जाते हैं। आगे क्या होगा? अजाक्स ने उत्सुकता से प्राचीन दिखने वाले द्वार को देखा और आश्चर्य व्यक्त किया। चूंकि अजाक्स लाइटनिंग ड्रैगन हॉक सम्राट के पंख का उपयोग कर रहा था, इसलिए उसकी मानवीय उपस्थिति लाइटनिंग ड्रैगन हॉक की गंध से छिप गई थी, जिससे वह हॉक जनजाति के सदस्य जैसा लग रहा था। धीरे धीरे प्रत्येक समूह से 3 जनजाति नेता प्राचीन दिखने वाले द्वार की ओर बढ़े और एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुछ बुदबुदाने लगे। यद्यपि वह उनकी बुदबुदाहट सुनने में असमर्थ था, फिर भी वह देख सकता था कि वे सभी एक ही समय पर एक ही बात का जाप कर रहे थे। उनके मंत्रोच्चार के बीच प्राचीन दिखने वाला द्वार धीरे धीरे खुल गया। हमारे पीछे आओ और एनिसेंट मैदान में प्रवेश करने के बाद इधर उधर मत देखो। तीनों जनजाति के नेताओं ने अपने जनजाति सदस्यों से कहा कि वे सावधानी से उनके पीछे चलें और प्राचीन भूमि नामक स्थान में प्रवेश कर गए। कुछ देर यात्रा करने के बाद वे विभिन्न प्रतीकों वाले एक विशाल प्राचीन ताबूत के पास रुके। विभिन्न प्रतीकों के अलावा प्राचीन ताबूत के शीर्ष पर 3 खांचे थे। धीरे धीरे एक एक करके तीनों जनजाति के नेता ताबूत के पास गए और प्रत्येक जनजाति के नेता ने ताबूत के खांचों में एक गोला रख दिया। जब सभी स्थान भर गए तो ताबूत का ऊपरी हिस्सा खोला गया और एक वृद्ध पक्षी मानव, जिसके पंख टूटे हुए थे, जिसकी आंखें बेजान लग रही थीं, तथा जिसके बूढ़े शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे, ताबूत से बाहर आया, जिसे देखकर अजाक्स और प्रतियोगिता के प्रतिभागी हैरान रह गए। प्रतिभागी कहाँ हैं? पक्षी मानव ने तीनों जनजाति नेताओं की ओर देखते हुए चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान के साथ पूछा। युवाओं आगे आओ, प्रत्येक जनजाति नेता ने अपने प्रतिभागियों को पुकारा। अग्निकौआ जनजाति और बर्फ गौरैया जनजाति के प्रतिभागी तुरंत आगे आ गए। अग्नि जनजाति के प्रतिभागी रावेत, जो एक युवा व्यक्ति की तरह दिखते थे, उनकी पीठ के पीछे बड़े काले कौवे के पंख थे। उनके पंखों पर लाल रंग के कुछ निशान थे जो दर्शाते थे कि रक्त रेखा में 50% से अधिक शुद्धता है। आइस स्पैरो जनजाति से एक सफेद रंग की गौरैया जिसके शरीर पर बहुत हल्की काली रेखाएं होती हैं। सभी ने बर्फीली गौरैया को देखा और अपना सिर हिलाया। ये कितनी दुखद बात है, एक समय में शक्तिशाली नेदरवर्ल्ड आइस स्पैरो जनजाति अब इस स्थिति में पहुंच गई है कि वे एक अविकसित सदस्य को 3 ट्रू प्रतियोगिता में भेज रहे हैं। फायर क्रो के एक बुजुर्ग ने आइस स्पैरो जनजाति का मजाक उड़ाया, उनके प्रति सहानुभूति जताते हुए। चूंकि यह विकसित बर्फ गौरैया नहीं थी, इसलिए प्रतियोगिता जीतने की इसकी संभावना बहुत कम थी। तीनों जनजातियों के नियम के अनुसार उन्हें अपने जनजाति के सदस्य को 20 वर्ष से कम आयु के सबसे अधिक वंश वाले सदस्य को भेजना होता है। इसलिए आइस स्पैरो जनजाति के पास अविकसित आइस स्पैरो को भेजने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसकी 20 वर्ष से कम आयु में उनकी जनजाति में सबसे अधिक वंश है। पहला राउंड शुरू। इसके बाद सभी ने अपने प्रतिभागी की जांच करने के लिए लाइटनिंग हॉक जनजाति की ओर देखा, जो अन्य प्रतिभागियों के साथ आगे नहीं आया था। बाज जनजाति समूह में उन्होंने केवल 6 बाज जनजाति के सदस्यों और एक अविकसित बिजली बाज को देखा। बाज के 5 बुजुर्गों के अलावा, जिन्हें वे पहले से जानते हैं, केवल 2 सदस्य, एक विकसित और दूसरा अविकसित, ही इसमें भागीदार हो सकते हैं। हॉक जनजाति के नेता क्वेरेक ने स्नो की ओर देखा, जो बुलाने पर भी आगे नहीं आया था, और उसने अजाक्स की ओर ऐसे देखा जैसे वह उससे स्नो को आगे भेजने के लिए कह रहा हो। अजाक्स ने क्वेरेक की नज़र के पीछे का मतलब समझ लिया और उसे हल्के से धक्का देकर आगे बढ़ने को कहा। अन्य जनजातियों के सभी दर्शक पहले तो चौंक गए, फिर स्नो पर हंसने लगे। देखो, न केवल बर्फ गौरैया जनजाति बल्कि महान बिजली ड्रैगन हॉक जनजाति भी बहुत अपमानित है कि वे अपने जनजाति के एक अविकसित सदस्य को भी भेज रहे हैं। अग्निकौवा जनजाति के उसी सदस्य ने, जिसने पहले बर्फ गौरैया जनजाति का मजाक उड़ाया था, हॉक जनजाति का मजाक उड़ाया। अरे क्रेल, क्या तुमने देखा, जिसने एक अविकसित आत्मिक जानवर के हाथों अपनी जान लगभग गंवा दी थी, वह अविकसित जानवरों के बारे में कुछ कह रहा है। क्रेल ने अग्नि जनजाति के उस व्यक्ति का मजाक उड़ाया जो अपने हॉक जनजाति के प्रति अनादरपूर्ण था। उन्होंने क्राइल को उस अग्निकौवा जनजाति के सदस्य के सबसे शर्मनाक क्षण के बारे में ऊंची आवाज में बताया। हा हा हा, अग्निकौवा सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्य जोर से हंस पड़े, जिन्होंने अपनी हंसी को रोकने में कामयाबी हासिल की। क्रेल, तुम प्रतियोगिता समाप्त होने तक प्रतीक्षा करो, मैं हमारे सभी पुराने स्कोर एक बार में ही समाप्त कर दूंगा। उल्टे उपहास से उत्तेजित होकर अग्निकौवा जनजाति के बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में क्रेल को चेतावनी दी। लाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। ये शब्द कहने के बाद क्राइल ने उसकी परवाह नहीं की। चलो देखते हैं, कौन जीतता है। अग्निकौवा,
या बिजलीबाज? अचानक अग्निकोवा जनजाति के नेता क्रिको ने क्वेरेक को देखते हुए कहा। क्वेरेक ने क्रिको की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ उन 3 प्रतिभागियों को देख रहा था जो ताबूत के सामने एक पंक्ति में एक दूसरे के बगल में खड़े थे। दिलचस्प बात है, इस बार एक बढ़िया प्रतिभागी है। ताबूत में चुपचाप बैठे बुजुर्ग पक्षी मानव ने प्रतिभागियों में से एक की प्रशंसा की, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसने किसकी प्रशंसा की थी। उनके शब्दों से सभी दर्शकों के दिलों में एक झटका सा लग गया, क्योंकि पिछले 30-40 वर्षों से उस वृद्ध पक्षी मानव ने किसी भी प्रतिभागी की प्रशंसा नहीं की थी। लेकिन अब प्रतिभागियों में से एक ने उनका ध्यान आकर्षित किया और उनकी प्रशंसा की, जिससे वे उत्साहित तो हुए, लेकिन साथ ही उनके दिल में चिंता भी पैदा हुई। वे चिंतित थे, क्योंकि यदि उनमें से किसी ने वृद्ध व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, तो उसका कबीला अन्य लोगों से ऊपर उठ जाएगा और भविष्य में उन पर शासन करेगा। उनकी स्तुति करने के बाद वह इतनी तेज गति से कुछ बोल रहा था कि देखने वाले उसके मुंह की हरकतें भी नहीं समझ पा रहे थे। जल्द ही जिस ताबूत में वह खड़ा था उसमें से एक असामान्य प्रकाश निकला और वह तीनों प्रतिभागियों के शरीर में प्रवेश कर गया तथा 3 बराबर भागों में विभाजित हो गया। सभी प्रतिभागियों में परीक्षण 3 जनजाति प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पर्याप्त रक्त शुद्धता है। असामान्य प्रकाश के उनके शरीर में प्रवेश करने के बाद वृद्ध पक्षी मानव ने अपना सिर हिलाया। ये सुनकर सभी जनजाति नेताओं ने राहत की सांस ली। कभी कभी भले ही किसी प्रतिभागी की रक्त शुद्धता उच्च हो, फिर भी उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है तथा परीक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। ये हाल ही में फायर क्रो जनजाति के साथ हुआ है, जिन्हें सीधे तीसरे स्थान पर रखा गया था, और पहले और दूसरे स्थान पर लाइटनिंग हॉक जनजाति और आइस स्पैरो जनजाति ने कब्जा कर लिया था, जिससे पिछले 10 वर्षों से फायर जनजाति के नेता पागल हो गए थे। इस बार उन्होंने अग्नि जनजाति के प्रतिभागी रावेत को अपने पूरे ध्यान से प्रशिक्षित किया और अपनी और जनजाति की सारी बचत, जो कि उनके छोटे शासन क्षेत्र के कारण बहुत कम थी, रावेत को प्रशिक्षित करने में लगा दी। इस कारण से अन्य 2 जनजाति के नेता उससे बहुत भयभीत थे, क्योंकि वह पिछले 3 जनजाति प्रतियोगिता में अग्निकोवा की अयोग्यता के लिए उनसे बदला लेगा। अब हम परीक्षण शुरू करेंगे। वृद्ध पक्षी मानव ने दूरी पर स्थित ताबूतों की ओर हाथ हिलाया, जिन्हें शीघ्र ही खोल दिया गया, और उनके अंदर से समान दिखने वाले वृद्ध पक्षी मानव खड़े हो गए। सभी वृद्ध पक्षी मानव एक जैसे ही थे, उनके फटे पुराने कपड़ों या वृद्ध शरीर में कोई अंतर नहीं था। प्रत्येक प्रतिभागी को उनमें से एक का चयन करना चाहिए और अपनी पूरी ताकत से उनसे लड़ना चाहिए। उनके सामने खड़े वृद्ध पक्षी मानव ने स्नो और अन्य प्रतिभागियों को आदेश दिया। तुम्हारे द्वारा प्रदर्शित पराक्रम के आधार पर तुम्हें कुछ अंक मिलेंगे तथा सबसे अधिक अंक पाने वाले प्रतिभागी को मेरी ओर से पुरस्कार मिलेगा। अपने वाक्य के अंत में वृद्ध पक्षी मानव ने स्वयं की ओर इशारा करते हुए अपने वृद्ध चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान के साथ तीनों प्रतिभागियों की ओर देखा। बिना समय बर्बाद किए अग्निकोवा जनजाति के रावेत ने आगे बढ़कर बीच वाले ताबूत को चुना और परीक्षण का अपना पहला दौर शुरू किया। ये देखकर स्नो और बर्फीली गौरैया भी क्रमशः बाएं और दाएं ताबूतों से वृद्ध पक्षी मानवों को चुनकर पहले दौर में शामिल हो गईं। यद्यपि स्नो और आइस स्पैरो अविकसित थे, फिर भी वे जानते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, जैसा कि संबंधित जनजाति के नेताओं ने प्राचीन मैदान में आने से पहले उन्हें समझाया था। तीनों प्रतिभागियों में से रावेत ने बिना समय बर्बाद किए सीधे अपने शक्तिशाली हमलों का इस्तेमाल किया। अग्निकोवे से विकसित होने के बाद उन्होंने अभिजात कमांडर क्षेत्र की ताकत तक पहुंचने से पहले केवल 6 महीने तक पुनः साधना की, जो कि उनकी पिछली साधना के बराबर थी, जो कि विकसित होने से पहले रैंक 4 पर थी। अविकसित आत्मिक जानवरों को अपनी पुरानी ताकत हासिल करने में कुछ समय लगेगा। उस दौरान उन्हें कई मूल्यवान साधना संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता थी। एक विकसित प्राणी जितने अधिक खेती के संसाधनों का उपयोग करता है, उतनी ही शीघ्रता से वह अपनी पुरानी खेती तक पहुंच जाता है। भले ही वे कोई खेती न भी करें, लेकिन समय बीतने के साथ वे अपनी खेती को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि इसमें काफी समय लगेगा। चलो स्नो, तुम ये कर सकते हो। अजाक्स ने अपनी नजरें स्नो पर गड़ाए रखीं, जो बाएं ताबूत से बड़े पक्षी पुरुषों से लड़ने वाला था। एंगर ऑफ द फायर क्रो। चलो स्नो, तुम ये कर सकते हो। अजाक्स ने अपनी नजरें स्नो पर गड़ाए रखीं, जो बाएं ताबूत से बड़े पक्षी पुरुषों से लड़ने वाला था। रॉयथ की तरह स्नो ने भी अपने सबसे जोरदार हमले या बुनियादी हमले से शुरुआत नहीं की, बल्कि लाइटनिंग क्लॉ का इस्तेमाल किया, जो लाइटनिंग हॉक जनजाति का एक विशिष्ट हमला है, तथा उसने पुराने बर्डमैन के क्लोन को कोई मौका दिए बिना लगातार इसका इस्तेमाल किया। 3 प्रतिभागियों में से केवल आइस स्पैरो को ही वृद्ध पक्षी मानव के क्लोन को संभालने में कठिनाई हो रही थी। यद्यपि वह कठिन समय से गुजर रहा था, फिर भी वह कोई डर नहीं दिखा रहा था और लगातार हमला कर रहा था। इस राउंड में मैं सबसे अधिक अंक प्राप्त करूंगा। अचानक रॉथ ने पहले से भी अधिक शक्तिशाली हमला किया, जिससे उसका मानव शरीर एक अग्निकोवे में बदल गया, जो 30 मीटर से भी बड़ा लग रहा था और उसके पूरे शरीर पर आग की लपटें थीं। देखिए, यह अग्निकोवा जनजाति के सदस्य की शक्ति है। हा 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 हा। अग्निकोवा बुजुर्ग, जिसका पहले क्रायव ने मजाक उड़ाया था, ने रॉवेत की ओर अपनी उंगली उठाई और जोर से हंसा।
किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वे सभी अग्नि जनजाति के प्रतिभागी के सहज आक्रमण से स्तब्ध थे। हे, अग्निकोवा जनजाति का नेता अपने चेहरे पर प्रसन्न भाव के साथ हंसा। लेकिन यही बात अन्य जनजातियों के लिए नहीं कही जा सकती, क्योंकि वे ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि 20 वर्ष से कम आयु का एक युवक 3 पैरों वाले अग्निकौवे की मध्यम स्तर की जन्मजात क्षमता सीखने में सफल हो गया। जन्मजात क्षमताओं को निम्न, मध्यम, उच्च और अंतिम स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। निम्न स्तर के साथ जन्मजात क्षमता को जगाना सबसे आसान था और अंतिम को विकसित करना सबसे कठिन था। अधिकांश जनजाति के सदस्य अपने पूरे जीवन में केवल मध्य स्तर तक ही पहुंच पाते हैं, यहाँ तक कि उसे जागृत होने में भी लगभग 50 वर्ष लग जाते हैं। हालांकि अग्निकोवा जनजाति के रावेत ने 20 वर्षों के भीतर अपनी जनजाति की मध्य स्तर की जन्मजात क्षमता, द एंगर ऑफ ए फायर क्रो, को जागृत करने में कामयाबी हासिल की। वह उच्च स्तरीय जन्मजात क्षमता को भी जागृत कर सकता है और उसके जीवन में परम स्तर की जन्मजात क्षमता को जागृत करने की थोड़ी संभावना भी है। रावेत, जो अब एक विशाल कौवे के रूप में था, ने अपनी विशाल चोंच से वृद्ध पक्षी मानव पर एक आग का गोला फेंका। यद्यपि इसकी चोंच बहुत छोटी थी, फिर भी जब यह वृद्ध पक्षी मानव के पास पहुंचा, तो आग का गोला अपने बनने के समय की तुलना में कहीं अधिक बड़ा दिखाई दे रहा था, जिसके कारण वह भागने में असमर्थ हो गया और राख में बदलने से पहले आग के गोले की चपेट में आ गया। क्या बकवास है, अजाक्स ने हल्के से चिल्लाते हुए कहा जब उसने देखा कि उस विशाल आग के गोले ने उसे छूते ही पुराने पक्षी मानव के क्लोनों को राख में बदल दिया। विशाल अग्नि कौवे में रूपांतरित होने के बाद एक ही हमले के साथ लड़ाई समाप्त हो गई, जिससे अजाक्स का क्षितिज व्यापक हो गया। अजाक्स ने सोचा कि जब आग का गोला अभी बना ही था तो वह अपनी गति से आसानी से उससे बच सकता था। फिर भी उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विशाल अग्नि कौवे और वृद्ध पक्षी मानव के बीच की दूरी तय करते हुए आग का गोला अपना आकार बढ़ा सकता है। मुझे और अधिक शक्तिशाली बनना चाहिए। जब उसने देखा कि एक पक्षी मानव रावेत, जो केवल आरंभिक कुलीन कमांडर दायरे में था, एक अत्यंत शक्तिशाली आक्रमण कर सकता है, तो उसके शक्तिशाली बनने की प्रेरणा और भी अधिक बढ़ गई। जब स्नो ने देखा कि उसके साथी प्रतिभागी ने एक ही हमले में युद्ध समाप्त कर दिया है, तो उसकी आंखों में युद्ध की मंशा जाग उठी और उसने तूफान कौशल का उपयोग करने की तैयारी की। लेकिन जब उसे अजाक्स के शब्द याद आए, जब वे हॉक जनजाति के नेता के घर पर थे, तो वह रुक गया। जब तक तुम खतरे में न हो, थंडरस्टॉर्म का प्रयोग मत करो। ये वे शब्द हैं जो प्राचीन भूमि पर आने से पहले अजाक्स ने उससे कहे थे। इसने अपनी निम्न स्तरीय जन्मजात क्षमता, बिजली की गति और बिजली के पंजे का एकदम सही संयोजन में उपयोग किया, जिससे दूसरों द्वारा इसकी प्रशंसा की गई, केवल धीमी आवाज में, लेकिन इसने अपनी प्रशंसा दूसरों को सुनने नहीं दी। इस प्रतिभागी की युद्ध शैली अद्वितीय है और ऐसा लगता है जैसे ये लड़ने के लिए ही पैदा हुआ है और अब तक कई क्रूर युद्धों में बच गया है। पहले ताबूत के मूल वृद्ध पक्षी मानव ने इसकी युद्ध शैली और इसके हमलों के बीच समन्वय को देखने के बाद एक बार फिर से स्नो की प्रशंसा की, जो एकदम सही तालमेल में थे। उनके प्रशंसा भरे शब्दों से दर्शकों को लगा कि स्नो ही वह व्यक्ति है जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया है, और वे ईर्ष्या से हॉक जनजाति के समूह की ओर देखने लगे। जहां तक हॉक जनजाति के सदस्यों का प्रश्न है, वे कान से कान तक लगातार मुस्कुरा रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि मुझसे मिलने से पहले इसने क्या क्या सहा होगा। अजाक्स, जो उस समूह में था, ने घायल स्नो के बारे में सोचा, जो उसे विरासत के मैदान में सीढ़ियों पर मिली थी, जिसका शरीर घावों से भरा हुआ था। उस समय को याद करते हुए जब वह स्नो से मिला था और उसका विश्वास जीतने में कामयाब रहा था, जो बाद में बढ़ गया और उसके साथ एक अनुबंध हुआ, उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। कुछ समय तक समन्वित रूप से अपने हमलों का प्रयोग करने के बाद वृद्ध पक्षी मानव का क्लोन नष्ट हो गया। केवल आई स्पैरो अभी भी क्लोन से लड़ रहा था, और ये देखते हुए कि वह अपने चरम कमांडर दायरे की ताकत के साथ पुराने बर्डमैन के क्लोन को हराने में असमर्थ था, उसने अंततः अपनी निम्न स्तरीय जन्मजात क्षमता, नीदर फ्रॉस्ट, का उपयोग किया। जैसे ही उसने नेदर फ्रॉस्ट का उपयोग किया, क्लोन बर्फ से ढक गया, जो कि सामान्य बर्फ से भिन्न थी तथा बर्फ के चारों ओर कुछ काली ऊर्जा थी। जब निचली बर्फ ने क्लोन को ढक लिया, तो बर्फीली गौरैया ने अपनी सबसे तेज गति का उपयोग किया और अपनी तीखी चोंच का उपयोग करके बर्फ के ब्लॉक से छेद कर दिया, जिससे बर्फ की मूर्ति टुकड़ों में टूट गई। सभी दर्शकों ने अपना सिर हिलाया जब उन्होंने देखा कि बर्फीली गौरैया ने अंततः बड़ी कठिनाई से क्लोन को हरा दिया। केरा जरूर कुछ योजना बना रहा होगा। हालांकि क्वेरेक, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, ने अपनी भौहें ऊपर उठाई जब उसने बर्फ के गौरैया और पुराने पक्षी मानव के क्लोन के बीच लड़ाई देखी। उसने एक पल के लिए सोचा, हालांकि वह ये पता लगाने में असमर्थ था कि वह क्या योजना बना रही थी। शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। क्वेरेक ने अपना सिर हिलाया और पहले ताबूत के सामने खड़े 3 प्रतिभागियों की ओर देखा और बूढ़े पक्षी मानव को देखते हुए कहा कि आगे क्या होगा।